आर्टिकल 370 और 35A। हम भारत के एकीकरण से ज़्यादा भारत के विभाजन के बारे में सुनते हैं। जम्मू और कश्मीर एकीकरण की कहानी है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत के दो क्षेत्र थे। कुछ क्षेत्र डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अंडर आते थे और दूसरे क्षेत्र 582 रियासतें ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, लेकिन उनके आंतरिक मामलों पर नियंत्रण उनके राजाओं के पास था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का चॉइस दिया। भारत में इन क्षेत्रों का राजनीतिक एकीकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक घोषित उद्देश्य था और भारत सरकार ने अगले दशक में इसे आगे बढ़ाया। सूझबूझ के साथ कई तरीकों से लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने विभिन्न रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। इसके साथ ही भारत सरकार ने सैन्य और डिप्लोमेटिक तरीकों से फ्रेंच और पोर्चुगीज कॉलोनीज पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया और वे भी भारत में एकीकृत हो गए। इस प्रक्रिया ने स्वतंत्रता तक भारत के अधिकांश रियासतों को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लिया। हालांकि कुछ रियासतों के लिए ये सब कोशिश उतनी सफल नहीं रही, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हालांकि सिक्किम और गोवा जैसे कुछ राज्य थे जो भारतीय इतिहास में बहुत देर से बाद इंटीग्रेट हुए। जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की कहानी जूनागढ़ और हैदराबाद के एकीकरण की कहानी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये सब 1947 से 1949 की अवधि में हो रहा था। हालांकि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार रियासतों को सैद्धांतिक रूप से ये चुनने के लिए स्वतंत्रता थी कि वे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। माउंटबेटन ने सलाह दी कि केवल उन रियासतों को ही पाकिस्तान को स्वीकार करना चाहिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ जुड़ती हों। जूनागढ़ गुजरात के साउथ वेस्ट में स्थित है और उस समय के मुस्लिम शासक महाबत खान ने माउंटबेटन की सलाह के खिलाफ काम करते हुए पाकिस्तान को यह कहते हुए स्वीकार करने का फैसला लिया कि जूनागढ़ का समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान से सीधा संबंध था। भारत का मानना था कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई तो गुजरात में पहले से ही चल रहा सांप्रदायिक तनाव और खराब हो जाएगा और भारत ने मुस्लिम नवाब द्वारा पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 26 अक्टूबर को नवाब और उसका परिवार पाकिस्तान भाग गया। भारत सरकार ने फरवरी 1948 में एक प्लेबिसाइट करवाया जो लगभग पूर्ण रूप से भारत के पक्ष में गया। हैदराबाद, जबकि इसके 87% लोग हिंदू थे, हैदराबाद के शासक निजाम उस्मान अली खान एक मुस्लिम थे और हैदराबाद की राजनीति में मुस्लिम अभिजात वर्ग का वर्चस्व था। मुस्लिम नोबिलिटी ने जोर देकर कहा कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे और भारत और पाकिस्तान के बराबर खड़ा रहे। दूसरी ओर निजाम कम्युनिस्टों के नेतृत्व में तेलंगाना रिबेलियन से घिरे हुए थे, जो 1946 में किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था और एक जिसे अब निजाम अपने वश में नहीं कर पा रहे थे। 1948 में स्थिति और खराब हो गई। माउंटबेटन द्वारा बातचीत के जरिए समाधान खोजने के प्रयास विफल रहे और अगस्त में निजाम ने दावा किया कि उन्हें भारत से आक्रमण की आशंका है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संपर्क करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप 13 सितंबर 1948 को पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा। सैनिकों को रजाकारों द्वारा बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और भारतीय सेना ने 13 से 18 सितंबर के बीच राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। जम्मू एंड कश्मीर 1947 से 1949।
आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर राज्य पर महाराजा हरि सिंह एक हिंदू का शासन था। हालांकि राज्य में मुस्लिम बहुमत था। उनके शासन का विरोध कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने किया, जिन्होंने हरि सिंह के उनके पद छोड़ने की मांग की। पाकिस्तान ने कश्मीर के विलय के मुद्दे पर जबरन दबाव डालने की कोशिश में ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज के लिंक काट दिए। इस प्रकार कश्मीर का दोनों देशों से संपर्क केवल हवाई मार्ग से था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर सीमा पार की और कश्मीर में प्रवेश कर लिया। आक्रमणकारी श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कश्मीर के महाराजा ने भारत को पत्र लिखकर सैन्य सहायता मांगी। भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक इंटरिम सरकार की स्थापना करने की मांग रखी। महाराजा मान गए। 27 अक्टूबर 1947 को एक नेल बाइटिंग टर्न ऑफ इवेंट्स के तहत भारतीय सैनिक हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचे और भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। प्रथम कश्मीर युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जम्मू, श्रीनगर और कश्मीर घाटी को सुरक्षित कर लिया, लेकिन तीव्र लड़ाई के साथ कड़ी सर्दी ने राज्य को अगम्य यानी इम्पॉसिबल बना दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को पहचानते हुए यूएन इंटरवेंशन की मांग की। वे यूनाइटेड नेशंस की प्लेबिसाइट की डिमांड पर राजी हो गए। 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर की घोषणा की गई और 1 जनवरी 1949 को लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। हालांकि भारत को पूरे कश्मीर पर नियंत्रण नहीं मिला। कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से 1947 में पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गए और आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उन्हें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा आज़ाद कश्मीर और भारत द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK कहलाया जाता है। 1962 के चीन के साथ युद्ध में चीन ने लद्दाख की सीमा से लगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया, जो कि POK का एक हिस्सा था, जिसे वह आज भी नियंत्रित और प्रशासित कर रहा है। रियासतों का एकीकरण करने के बाद भारत सरकार ने 1948 और 1950 के बीच राज्यों और पूर्व ब्रिटिश प्रांतों को एक ही गणतांत्रिक संविधान के तहत मिलाने का काम शुरू कर दिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने पूर्व ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया। राजों और राजकुमारों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार जैसे कि प्रिवी पर्स, सीमा शुल्क से छूट और प्रथागत सम्मान 1971 में समाप्त कर दिए। एकीकरण की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। एकीकरण प्रक्रिया ने बार बार भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं को संघर्ष में ला खड़ा किया। बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन्ना ने रियासतों के स्वतंत्र रहने के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। ये एक ऐसा रवैया था जो नेहरू और कांग्रेस द्वारा उठाए गए रुख के बिल्कुल विपरीत था। भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद पर शासन करना संभव नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे पूर्वी पाकिस्तान को वह लंबे समय तक नहीं रख सका था। जम्मू और कश्मीर एक अलग कहानी थी। ये भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ा था। इस तथ्य के अलावा कि ये मुख्य रूप से मुस्लिम था, निकटता यानी कॉन्टिग्विटी भी शायद एक कारण है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के एकीकरण के प्रति इतना संवेदनशील रहा है। 562 रियासतों का एकीकरण कोई आसान काम नहीं था। जम्मू और कश्मीर के मामले में कई निर्णय जैसे कि नेहरू का संयुक्त राष्ट्र जाना और जनमत संग्रह पर सहमत होना, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35A का भारत के संविधान में शामिल होना, ये सभी निर्णय उस समय के मौजूदा स्थिति का परिणाम थे। ये थे निर्णय लेने में शामिल व्यक्ति या अन्य शब्दों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिति,
वह राज्य जो एकीकरण के लिए निर्णय नहीं ले रहे थे उन राज्यों में स्थिति जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर में युद्ध की स्थिति इत्यादि। माउंटबैटन हरि सिंह के मित्र थे। जून 1947 में वे श्रीनगर गए और हरि सिंह को निर्णय लेने के लिए जोर डाला। उन्होंने संकेत दिया कि अगर हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किए तो भारत सहमत हो जाएगा, और यदि भारत के साथ हस्ताक्षर किए तो पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन भारत मैनेज कर लेगा। हरि सिंह ने स्वतंत्रता मांगी। माउंटबैटन ने कहा कि यह विकल्प संभव नहीं था। हरि सिंह फैसले को टालते रहे। शेख अब्दुल्ला 70% मुसलमानों के साथ जिन्ना जनमत संग्रह जीतने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थे। शेख अब्दुल्ला जो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी नहीं मिली क्योंकि ये एक गैर सरकारी समझ थी कि हरि सिंह सभी सरकारी नौकरियां हिंदुओं को देते थे। इस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण शेख ने राज्य में राजशाही में स्वतंत्रता के लिए कश्मीर छोड़ो आंदोलन नामक एक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। ये कश्मीर में बहुत लोकप्रिय हुआ, लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। शेख अब्दुल्ला खुद एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर नेचर के व्यक्ति थे। वे हिंदू मुस्लिम विभाजन के सख्त खिलाफ थे और उनका लक्ष्य शुद्ध कश्मीरियत था। इस प्रकार वे और लोकप्रिय बन गए। वे मुस्लिम लीग के खिलाफ थे और इसलिए जिन्ना उन्हें प्रभावित नहीं कर सके। शेख अब्दुल्ला और नेहरू भी मुख्य रूप से अपनी विचारधाराओं के कारण मित्र थे। नेहरू के संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह के लिए सहमत होने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि नेहरू मानते थे कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों को भारत में शामिल होने के लिए मना लेंगे। जूनागढ़ और हैदराबाद में की प्रतिक्रियाएं। जूनागढ़ में जनमत संग्रह का तर्क जम्मू और कश्मीर से बहुत अलग नहीं था और भारत दो तर्क या सिद्धांतों को नहीं मान सकता था। यह भी एक कारण हो सकता है कि नेहरू जनमत संग्रह पर सहमत हो गए। जिस तरह से हैदराबाद को एकीकृत किया गया था उसका एक वर्ल्ड वाइड रिएक्शन हुआ था और नेहरू इस भारत की नेगेटिव छवि के प्रति सचेत थे। आज़ादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और नेहरू खुद एक आदर्शवादी होने के नाते नहीं चाहते थे कि भारत की छवि एक ऑपरेसर की तरह हो। यह भी एक कारण था कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर में सेना की सलाह के बगैर समय से पहले संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने का फैसला किया। भाग 1 में हमने भारत के एकीकरण के तार्किक तरीके को समझा। हमने भारत में मुख्य रूप से 1947 से 1949 तक, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के एकीकरण के संबंध में भारत में प्रचलित स्थितियों के बारे में सीखा। भाग 2 में हम 1947 के बाद की समय रेखा का अध्ययन करेंगे, जब से आर्टिकल 370 और 35A को लाया गया और 5 फरवरी 2019 जब तक इन आर्टिकल्स को खारिज कर दिया गया। धन्यवाद।